विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के व्याकरण के टॉपिक समास का अध्ययन करेंगे। तो इसको पहले समझेंगे, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर समास के कितने भेद होते हैं, समास की परिभाषा क्या है, उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले समास की उत्पत्ति हुई है अपने सम उपसर्ग, फिर इसमें अस धातु है और घ्य प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अस का अर्थ होता है फेंकना, अस का अर्थ होता है फेंकना। और समास को वैसे अपन संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। संक्षेप करना, छोटा करना, किन्हीं शब्दों को छोटा करना, दो या दो से अधिक शब्द उनको छोटा करना, वो होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द है, उनसे मिलकर बने एक शब्द नवीन, उसको सार्थक शब्द कहते हैं, नवीन सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, फिर समास के भेद है, 6 भेद होते हैं इसके। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को देखेंगे। वैसे समास में 2 पद भी होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व का अर्थ होता है पहले वाला पद और उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला पद। तो ये भी चीज़ अपने आगे आएगी, इसको भी समझना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना इसको। अब देखते हैं अव्ययीभाव समास। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अव्ययीभाव समास। अव्यय, इस समास की कुछ विशेषताएं भी है। इसका पहला पद होता है अव्यय होता है, जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय के साथ साथ उपसर्ग भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना, पहला पद अव्यय, दूसरा और अव्यय के साथ में उपसर्ग वाला पद भी हो सकता है। दूसरी इसकी बात है, इसका दूसरा पद होता है वह होता है संज्ञावाची। संज्ञावाची शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। तो ये होते हैं संज्ञावाची का मतलब। और फिर अभी इसके सीधे सीधे अपन उदाहरण ही देखेंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। अधिहरि, एक और शब्द लेते हैं। अधि विष्णु, एक और ले लेते हैं। अधि रामम। तो जब भी अधि शब्द आता है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद इसका प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। वैसे इस शब्द, ये जो अव्ययीभाव समास है, इसकी पहचान अपन पूर्व पद से ही करेंगे। पूर्व पद जो होगा वो उपसर्ग वाला होगा या अव्यय वाला होगा। इससे अपने को पता चल जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास है इस शब्द में। अब देखो, अधि शब्द आता है जहाँ पर भी, जिस भी शब्द में आगे वाला पद है वो अधि आता है, तो बाद वाला पद है उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर अधि आया है और बाद वाला पद है हरि, तो हरि की सप्तमी विभक्ति होती है हरौ। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा हरौ इति।
यहाँ पर भी यदि है, बाद वाले पद की सप्तमी हो जाएगी, तो विष्णु की सप्तमी होती है विष्णु, इति लिख देंगे पीछे। अधि रामम, यहाँ पर भी अधि है, तो राम की सप्तमी हो जाएगी रामे। तो ये इन 3 शब्द है, इनका ये हो जाएगा समास विग्रह। अब इनके अलावा और भी शब्द होते हैं अव्ययीभाव समास में, तो लिखते हैं अपन। उप वाले शब्द भी आते हैं, आगे उप उपसर्ग होगा और पीछे कोई शब्द होगा। 2 पद होते हैं, ये पहला पद है, ये उप है, इसके बाद वाला पद है, जैसे कि उपकृष्णम, उपगंगम। अब यहाँ पर अधि है और पीछे वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, सप्तमी विभक्ति वाला। अब उप वाला शब्द हो, आगे उप पद हो और पीछे कोई शब्द हो या कोई नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसमें सप्तमी विभक्ति नहीं होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि कृष्ण की षष्ठी विभक्ति होती है कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम। उपगंगम, गंगा शब्द की सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है गंगायाः, गंगायाः समीपम। कुछ एक और महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। एक है अनुरूपम, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये रूप शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी रूपस्य योग्यम। हमेशा ये उदाहरण है, यही हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षाओं की जो बोर्ड वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं होती है, उसमें हमेशा ये उदाहरण रिपीट होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक उदाहरण हमेशा आता है प्रतिदिन, तो फिर इसका समास विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो भी देख लेते हैं। यथाशक्ति, तो इसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको अपने को देखना है, समझना है, और 2-4 बार बोलने से, लिखने से ये अपने को याद हो जाएगा। तो फिर ये छोटी छोटी बातें, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनका ध्यान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। तो इसकी पहली विशेषता यही है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है इसके विग्रह में छ का प्रयोग होता है। तो इसके भी कुछ एक उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे माता पितरों, तो छ का विग्रह में छ का प्रयोग होता है, बहुत ही सरल है। माता च पिता च। जैसे कि
लक्ष्मणो रामः च लक्ष्मणः च। क्योंकि जो प्रधानता राम की है वो लक्ष्मण की भी है, जो माता की है वो पिता की भी है। एक और शब्द देखते हैं, लव कुशौ लवः च कुशः च। इसमें बहुत सारे और भी शब्द है। एक और इसकी विशेषता है कि यह हमेशा द्विवचन या बहुवचन में ही होगा। द्वंद्व समास द्विवचन या बहुवचन में होगा, एक वचन में कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चलो एक और इसकी विशेषता देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। हेमंत शिशिर वसंताः, तो ये बहुवचन वाला शब्द है, बाकी सभी द्विवचन वाले भी छ का प्रयोग होगा। हेमंतः च शिशिरः च और वसंतः च। और भी अपनी पाठ्य पुस्तकों में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो वो इस वीडियो को देखकर, इस ऑनलाइन क्लास को देखकर घर पे हल करने का प्रयास करना। इसकी भी कुछ विशेषता है। इसका पूर्व पद विशेषण होता है। इसका उत्तर पद विशेष्य होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या है इसको देखते हैं। विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषता बताई जाए। विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली है। विशेषण का अर्थ है जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो विशेषण होता है, उत्तर पद होता है, वो विशेष्य होता है। तो इसके भी कुछ एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कृष्ण सर्पः, पहला पद है, पूर्व पद है, वो विशेषण है, और उत्तर पद है वो सर्प है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सांप की विशेषता बताई जा रही है। कैसा सांप? काला सांप। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। तो इसका हो जाएगा समास विग्रह कृष्णः सर्पः इति। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, जैसे कि वीर पुरुषः,
अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कैसा पुरुष? वीर पुरुष। वीरः पुरुषः इति। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सुंदर बालक हो। कैसा बालक? सुंदर बालक। बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेष्य है, ये विशेषण है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। सुंदर बालक, तो इसका समास विग्रह बहुत ही सरल है। सुंदरः बालकः इति। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे कि घनश्यामः। घनश्यामः, श्याम। श्याम की विशेषता बताई जा रही है। कैसा श्याम? घन के समान। घन का अर्थ होता है बादल, बादल के समान श्याम। तो ये आपको पता ही है किसके बारे में कहा गया है? यह श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है। घनश्यामः, कैसा श्याम? घन के समान। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा घनः श्यामः इति। और भी एक उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुखम। कैसा मुख? चंद्रमा के समान। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा चंद्रः मुखम इति। तो ये बहुत सरल तरीके से बताया है मैंने। तो अपनी ये पाठ्य पुस्तकों में इनका ध्यान करना है। इनके बहुत सारे उदाहरण भी मिल जाएंगे अपनी किताबों में। तो उस उदाहरण को देखना है, अपने कॉपी में लिखना है, समझने का प्रयास करना है। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना, बता देंगे आगे अगली कक्षा में। और इसके आगे वाले जो 3 समास है उसको हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।